क्या आप सोचते हैं कि आप जानते हैं कि रेगिस्तान क्या होता है? एक अनंत रेत का समंदर, सूरज की आग में झुलसा हुआ, खामोश और खाली। ऐसी जगह जहां ना आवाज है, न जिंदगी, बस सन्नाटा और समय। हमें सदियों से बताया गया कि सहारा पृथ्वी के चेहरे पर एक निशान है, एक बेजान और बेकार जमीन। लेकिन अगर यह अब तक की सबसे बड़ी झूठ हो तो? अगर इस रेत के नीचे, इस भुलावे के पर्दे के नीचे सिर्फ खालीपन नहीं बल्कि एक खजाना छुपा हो, एक ऐसा मकबरा जहां पूरी सभ्यताएं दफन हैं, ऐसी अद्भुत तकनीकें और सच्चाइयां जो आज की दुनिया के लिए इतनी असहज हैं कि उन्हें स्वीकारना नामुमकिन है। आज हम आपको किताबों में लिखे रटे हुए तथ्यों की कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम उतरेंगे इस रेगिस्तान के दिल में, उस रहस्यमयी गहराई में जहां सच अब भी दफन है। 8 केव ऑफ स्विमर्स। रेत के नीचे छिपा जलमय अतीत। कल्पना कीजिए, धरती की सबसे सूखी, सबसे निर्दय जगह के बीच एक गुफा, बाहर जलती हुई धूप, हवा में उड़ती रेत और अंदर दीवारों पर बनी रहस्यमयी आकृतियां। उन आकृतियों में इंसान तैर रहे हैं। हाँ, रेत के बीच तैरते हुए इंसान। यह दृश्य इतना अजीब है कि पहली बार देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि यह जगह असल में मिस्र के सहारा रेगिस्तान में है। यह वही इलाका है जहां एक बूंद पानी भी वर्षों तक नहीं गिरती, जहां जीवन की संभावना तक नहीं। फिर इन दीवारों पर पानी में तैरते लोगों की तस्वीरें कैसे बनी? 1933 में एक हंगेरियन खोजकर्ता लास्चल्लो अल्मासी जब इस जगह पहुंचा तो उसे एक ऐसा रहस्य मिला जिसने विज्ञान और इतिहास दोनों की नींव हिला दी। यह गुफा थी गिल्फ के बीर पठार के बीच, और इसके अंदर दीवारों पर बने थे सैकड़ों चित्र। लाल, भूरे और पीले रंगों में उकेरी गई आकृतियां जो इंसानों को पानी में तैरते हुए दिखाती थीं। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये चित्र 10,000 साल पुराने हैं, उस समय के जब सहारा हरियाली से भरा हुआ था, जब यहाँ झीलें थीं, नदियां थीं और इंसान खुले आसमान के नीचे जीवन जीते थे। उन्होंने कहा कि यह बस एक स्मृति है जब रेगिस्तान हरित था। लेकिन अगर यह सच है तो फिर सवाल उठता है कि उस समय की सभ्यता इतनी विकसित कैसे थी कि वे कला में गतिशीलता, शरीर की मुद्रा और तैरने की लय को इस तरह दिखा सकें। और अगर यह सिर्फ कला है तो इसमें ऐसे चित्र क्यों हैं जिनमें लोग जमीन से ऊपर उड़ते हुए लगते हैं? कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो किसी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त प्रतीत होती हैं, जैसे वे पानी नहीं बल्कि हवा में तैर रहे हों। उनके शरीर मुड़े हुए हैं, असंतुलित हैं और उनके पास बने हैं अजीब आकार के प्राणी, बिना सिर, बिना चेहरा, जिनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। ये जीव किसी भी जात पशु या इंसान से मेल नहीं खाते। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह प्राचीन लोगों की कल्पना है, उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति या ट्रांस की अवस्था में बनी हुई चित्रकारी। लेकिन क्या यह संभव है कि एक पूरी संस्कृति एक जैसी कल्पना देखे? सभी कलाकारों ने एक जैसी आकृतियां, एक जैसे उड़ते हुए शरीर और एक जैसे रहस्यमयी प्राणी क्यों बनाए? यह समानता इत्तेफाक नहीं लगती। ऐसा लगता है मानो यह किसी वास्तविक अनुभव की झलक है, किसी ऐसी घटना की स्मृति जो उन्होंने सच में देखी थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जगह साधारण गुफा नहीं बल्कि एक स्मृति स्थल है, जहां उन लोगों ने अपने देवताओं या किसी ऐसी शक्ति को चित्रित किया जो आकाश से उतरी थी। यह संभव है कि यह उनका श्रद्धा स्थल रहा हो, जहां वे उन मेहमानों को याद करते थे जिन्होंने उन्हें कुछ सिखाया, जिन्हें वे पानी या आकाश के देवता मानते थे। और कुछ सिद्धांत तो इतने साहसिक हैं कि कहते हैं ये चित्र पृथ्वी के बाहर से आए आगंतुकों के हैं, जिनसे कभी प्राचीन इंसान का सामना हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गुफा के आसपास न कोई झील है, न नदी, न कोई जल स्रोत। यह इलाका लाखों वर्षों से सूखा है। तो सवाल उठता है, आखिर उन कलाकारों ने तैरते हुए लोगों की कल्पना कैसे की? क्या सच में सहारा कभी समुद्र या झीलों से ढका हुआ था, या यह किसी और दुनिया की याद है, किसी ऐसे युग की छवि जो हमारी समझ से परे है? और जब आप गुफा के अंदर खड़े होकर उन आकृतियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें अब भी कुछ कहना चाहती हैं, मानो समय वहां थम गया हो। वहां न हवा की आवाज है, न जीवन की कोई हलचल, सिर्फ दीवारें हैं और उन पर तैरते इंसान जो हजारों साल से अपनी कहानी सुना रहे हैं।
पर कोई सुनने वाला नहीं। केव ऑफ स्विमर्स सिर्फ एक गुफा नहीं, यह एक सवाल है जो आज भी रेगिस्तान की रेत में गूंजता है। क्या यह हमारे अतीत का हिस्सा है या किसी ऐसी सभ्यता का प्रमाण जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा प्राचीन थी? 7 सार्कोसुक्स इम्पेरेटर, मगरों का सम्राट, और वह खोपड़ी जो असंभव है। रेगिस्तान की यह रेत सिर्फ सभ्यताओं को नहीं बल्कि राक्षसों को भी छिपाए हुए है। जब कभी हवा तेज चलती है और रेत की परतें हटती हैं, तो इनके नीचे से ऐसे निशान उभरते हैं जो बताते हैं कि कभी सहारा जीवन से भरा हुआ था। नदियां बहती थीं, जंगल लहराते थे और उन जलधाराओं में विचरते थे पृथ्वी के सबसे भयंकर शिकारी। लेकिन इन शिकारियों में एक नाम ऐसा है जो बाकी सब पर भारी पड़ता है, सार्कोसुक्स इम्पेरेटर, मगरों का सम्राट। नाइजर के टेनेरे क्षेत्र में की गई खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक ऐसी हड्डी मिली जिसने पूरे विज्ञान जगत को झकझोर दिया। यह एक मगरमच्छ का अवशेष था, पर आकार ऐसा कि उसे देखकर किसी ने भी पहले विश्वास नहीं किया। 12 मीटर लंबा, सिर एक छोटी कार के बराबर और जबड़े इतने विशाल कि एक इंसान को पूरा निगल जाए। उसके दांत तलवार जैसे मुड़े हुए और मोटे, जो यह साबित करते हैं कि यह जीव केवल मछलियां नहीं बल्कि धरती पर चलने वाले बड़े जानवरों का भी शिकार करता था। लेकिन इस विशालकाय जीव की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। उसकी खोपड़ी में एक ऐसा छेद था जो किसी प्राकृतिक कारण से नहीं बन सकता था। गोल, एकदम परफेक्ट, मानो किसी मशीन से काटा गया हो। उसके किनारे पिघले हुए थे, जैसे किसी तीव्र ऊर्जा ने उन्हें झुलसा दिया हो। वैज्ञानिकों ने जब उस छेद का सूक्ष्म अध्ययन किया तो पाया कि उसके चारों ओर एक अजीब पदार्थ मौजूद था। न तो यह सामान्य धातु थी, न कोई झात खनिज। यह किसी कृत्रिम मिश्र धातु की तरह प्रतीत हो रही थी, जो उस युग में अस्तित्व में आ ही नहीं सकती थी। पहले कहा गया कि शायद बिजली गिरी होगी, फिर कहा गया कि किसी शिकारी के दांत का निशान है। पर बिजली पत्थर को पिघला सकती है, पर उसमें धातु जैसी परत नहीं छोड़ती, और किसी जीव के दांत इतने समान और गोल निशान नहीं बना सकते। धीरे धीरे यह खबर दबा दी गई, नमूने गायब कर दिए गए, कुछ रिपोर्टें बदल दी गईं। लेकिन जो लोग वहां काम कर चुके थे उन्होंने स्वीकार किया कि उस खोपड़ी में कुछ ऐसा था जो विज्ञान की समझ से बाहर था। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले जब यह धरती युवा थी, जब सहारा में नदियां बहती थीं और जीवन की गूंज हर तरफ थी, तभी कोई और शक्ति यहां आई थी। कोई ऐसा अस्तित्व जिसने इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली शिकारी पर हमला किया। क्या यह कोई और प्राणी था या फिर किसी सभ्यता की तकनीक जिसने इस जीव को मार गिराया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही समय था जब पृथ्वी पर पहली बार किसी बाहरी ऊर्जा का हस्तक्षेप हुआ। सार्कोसुक्स इम्पेरेटर की यह खोपड़ी आज भी एक सवाल है। क्या यह किसी प्राचीन युद्ध का प्रमाण है? कोई ऐसी टक्कर जो इंसान के जन्म से बहुत पहले हुई थी? या यह सिर्फ एक संयोग है जिसे हमारी समझ अब तक सुलझा नहीं पाई? जब आप उसकी खोपड़ी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह अब भी चीख रही हो, उस प्रहार की याद में जिसने उसे मारा था। सहारा के तपते सूरज के नीचे यह खोपड़ी आज भी रेत के बीच गड़ी है, और हर गुजरती हवा उसके कानों में वही सवाल दोहराती है, अगर यह प्रकृति का काम नहीं था तो फिर किसने किया? रेगिस्तान जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सी गूंज है, जैसे वह खुद जानता हो कि इस रेत के नीचे क्या छिपा है। एक भूला हुआ युद्ध, एक खोई हुई सभ्यता, या किसी और दुनिया की परछाई। चाह अलुला मूसतिल्स, आसमान के देवताओं के लिए बने पत्थर, सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में लाल रेत और काली ज्वालामुखीय चट्टानों के बीच फैला है एक ऐसा क्षेत्र जहां समय रुक गया है। यह इलाका आज अलुला कहलाता है, लेकिन इसके नीचे दबा है कुछ ऐसा जो इतिहास की समझ से कहीं आगे है। साल 2017 में जब पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया तो उन्हें रेत और पत्थरों के बीच हजारों अजीब आकृतियां दिखीं। ये न तो मकान थे, न किले, न ही कोई सामान्य कब्रें। ये थे लंबे, समतल और रहस्यमय ढांचे, जिन्हें स्थानीय लोग मूसत्तिल कहते हैं। इन मूसत्तिलों की संख्या 400 से भी ज्यादा है। कुछ इतने विशाल कि उनकी लंबाई
500 मीटर तक जाती है। ये पत्थरों की दीवारों से बने हैं जो जमीन के साथ समांतर चलती हैं और दोनों सिरों पर हल्के उभार लिए हुए हैं, जैसे किसी विशाल द्वार की आकृति हो। इनके अंदर लगभग कुछ भी नहीं, कोई वस्तु, कोई लेख, कोई औजार नहीं। केवल कुछ हड्डियां मिली जो संकेत देती हैं कि यहां किसी समय बलिदान दिए जाते थे। लेकिन किसके लिए, किस उद्देश्य से? सबसे विचित्र बात यह है कि इन संरचनाओं का पूरा रूप केवल आसमान से दिखाई देता है। जमीन पर खड़े व्यक्ति के लिए ये बस पत्थरों का बिखरा हुआ ढेर लगते हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर इनकी ज्यामिति अद्भुत रूप से सटीक दिखाई देती है। सीधी रेखाएं, समकोण और विशाल अनुपात। ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी ने जानबूझकर इस तरह बनाया हो कि केवल ऊपर से देखने वाला ही इनका अर्थ समझ सके। सवाल उठता है, जब 7000 साल पहले इंसान के पास उड़ने की कोई तकनीक नहीं थी, तब इन पत्थर संरचनाओं को किसके लिए बनाया गया? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी प्राचीन पूजा या अनुष्ठान का स्थल रहा होगा, जहां लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते थे। लेकिन तब भी यह प्रश्न बना रहता है कि वे देवता कौन थे जिनके लिए धरती पर इतना विशाल संदेश आसमान तक भेजा गया। कुछ शोध बताते हैं कि कई मुसत्तिल सूरज के उदय और अस्त की दिशा से पूरी तरह समांतर हैं। कुछ सौर संक्रांतियों के हिसाब से बने हुए हैं। यानी ये केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि खगोलीय कैलेंडर भी हो सकते हैं, जहां से सूरज और तारों की गति का अध्ययन किया जाता था। लेकिन कई अन्य संकेत बताते हैं कि यह सब केवल मानवीय प्रयोजन से नहीं बना। कुछ संरचनाएं इतनी सममित हैं कि उन्हें बिना ऊपर से देखे बनाना लगभग असंभव है। क्या यह संभव है कि उस समय कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा अस्तित्व था जो आकाश से इन संरचनाओं को देख सकता था? क्या यह किसी और के लिए बनाया गया नक्शा था, किसी ऐसे के लिए जो आसमान से उतरता था? अलुल्लाह की रेत में चलते हुए आपको एहसास होता है कि यहाँ की हर पत्थर की दीवार कोई संदेश है, कोई संकेत है, जिसे हम अब तक पढ़ नहीं पाए। हर मुस्ततिल किसी अदृश्य दर्शक के लिए बनाया गया लगता है, जैसे यह किसी प्राचीन भाषा का हिस्सा हो जो अब मिट चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्वागत द्वार थे आसमान से आने वालों के लिए, जो कभी इस धरती पर उतरे थे। इन पत्थरों की चुप्पी में भी कुछ है, जैसे वे अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। जब हवा बहती है तो उन लंबी दीवारों के बीच से निकलती आवाज सुनने वाले को ऐसा भ्रम देती है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शायद वही प्राचीन पुकार जो हजारों साल पहले भी आसमान की ओर भेजी गई थी। अलुल्लाह के मुस्ततिल सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं, बल्कि इंसान की सबसे पुरानी कोशिश है आसमान से संवाद करने की, और शायद उस संवाद का जवाब कभी ना कभी लौट कर आया था। 5. गोबेरो। रेत में दबी दो खोई हुई सभ्यताएं सहारा के बीचों बीच। जहां अब सिर्फ रेत और हवा है, वहां कभी जीवन की गूंज थी। आज जिस जगह को मृत भूमि कहा जाता है, वहां हजारों साल पहले लोग रहते थे, हंसते थे, संगीत बजाते थे, अपने बच्चों को दफनाते थे और एक सभ्यता की कहानी लिख रहे थे जो बाद में रेत में समा गई। इस जगह का नाम है गोबेरो। नाइजर के बीचों बीच एक ऐसा कब्रिस्तान जो सहारा का सबसे पुराना रहस्य बन गया। साल 2005 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद पॉल सेरेनो एक अभियान पर निकले थे। उनका उद्देश्य था डायनासोर की हड्डियां ढूंढना, लेकिन जो उन्होंने पाया वह इतिहास की दिशा ही बदल गया। रेत के नीचे छिपे थे इंसानों के कंकाल सैकड़ों की संख्या में, पर यह साधारण कब्रें नहीं थी। यह किसी सभ्यता का पूरा इतिहास था जो हजारों साल पहले यहां फली फूली और फिर अचानक गायब हो गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह स्थान लगभग 10,000 साल पुराना है। तब सहारा में झीलें थीं, पानी था, हरियाली थी। यहाँ के पहले लोग, जिन्हें किफियन कहा गया, लंबे कद के मजबूत शरीर वाले शिकारी थे। वे विशाल मछलियां पकड़ते, बड़े जानवरों का शिकार करते और झीलों के किनारे रहते थे। उनके साथ मिले औजार, बर्तन और हड्डियों पर किए गए निशान बताते हैं कि वे एक संगठित समाज थे। लेकिन फिर कुछ हुआ। मौसम बदला, नदियां वो सूख गईं और यह इलाका वीरान होने लगा। हजारों साल बीते और जब रेत ने सब कुछ ढक लिया था, तब अचानक एक नई सभ्यता यहां आकर बसी। ये लोग पहले वालों से छोटे कद के थे, हल्के शरीर वाले,
और इन्हें टेनेरियन कहा गया। ये शिकारी नहीं बल्कि मवेशी पालने वाले और मछली पकड़ने वाले शांत लोग थे। लेकिन रहस्य यह है कि दोनों सभ्यताएं, किफियन और टेनेरियन, एक ही जगह पर रहीं, लेकिन उनके बीच का अंतर 1000 साल से ज्यादा था। यानी रेत ने एक सभ्यता को निगल लिया और दूसरी को फिर से जन्म दिया। गोबेरों की सबसे रहस्यमय खोज वो कब्र है जिसमें एक महिला और 2 बच्चे साथ दफनाए गए थे। उनके चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां थीं जो अब तक रेत में संरक्षित हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह दुनिया की सबसे पुरानी फूलों वाली कब्र है। ऐसा लगता है जैसे मृत्यु के बाद भी उन्हें प्रेम से विदा किया गया था। एक अन्य कब्र में एक पुरुष और एक स्त्री आमने सामने लेटे मिले। उनके हाथ अब भी एक दूसरे के हाथों में थे। समय ने सब मिटा दिया, लेकिन वह स्पर्श अब भी पत्थर में कैद है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उनके डीएनए की जांच हुई। न तो किफियन और न ही टेनेरियन किसी आधुनिक अफ्रीकी नस्ल से मेल खाते हैं। दोनों ही अलग शाखाएं थीं जो अचानक प्रकट हुईं और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गईं। न उनके उत्तराधिकारी बचे, न उनके निशान। ऐसा लगता है जैसे सहारा ने उन्हें अपने भीतर निगल लिया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम था, लेकिन कई शोधकर्ता मानते हैं कि इसमें कुछ और था। कोई आपदा, कोई बदलाव जो अचानक आया और सब कुछ मिटा गया। रेत ने न सिर्फ उनके घरों को ढका बल्कि उनकी पूरी पहचान को भी छिपा लिया। आज गोबेरों की धरती पर चलते हुए हर कदम के नीचे अतीत की हड्डियां हैं। रेत की हर परत के नीचे कोई कहानी सो रही है। प्रेम, युद्ध, मृत्यु और विस्मृति की कहानी। जब हवा वहां बहती है तो ऐसा लगता है जैसे वे लोग अब भी कुछ कहना चाहते हो, कि वे मिटे नहीं, बस समय के नीचे दफन हैं। गोबेरो हमें यह सिखाता है कि सभ्यताएं मरती नहीं, बस सो जाती हैं, और जब रेत हिलती है तो उनका इतिहास फिर से सांस लेने लगता है। 4. तासली एनाजर। गोल सिर वाले देवता अल्जीरिया के दक्षिण में सहारा के दिल में फैला है एक ऐसा पठार जिसे देखकर लगता है मानो खुद समय ने इसे तराशा हो। यह जगह है तासली एनाजर, जहां रेत और पत्थरों के बीच छिपी हैं हजारों साल पुरानी कहानियां। लेकिन ये कहानियां किताबों में नहीं, पत्थरों पर खुदी हुई हैं। इस इलाके को लोग पेंटिंग्स की घाटी कहते हैं क्योंकि यहाँ 20,000 से भी ज्यादा गुफा चित्र हैं। कुछ में शिकार करते लोग हैं, कुछ में जानवर, और कुछ में ऐसे जीव जिनकी शक्ल इंसान जैसी है लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान और कुछ और साथ रहते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चित्र करीब 12,000 साल पुराने हैं, जब सहारा हरा भरा था और यहाँ जीवन फल फूल रहा था। लेकिन सबसे रहस्यमयी हैं वे आकृतियां जिनके सिर गोल हैं, जिनकी आंखें बड़ी और काली हैं, और जिनके शरीर पर कुछ ऐसा बना है जो कपड़े नहीं बल्कि किसी तरह का सूट लगता है। इन्हें गोल सिर वाले देवता कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है महान गोल सिर वाला देवता, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर है। उसकी आंखें शून्य में ताकती हैं और शरीर के चारों ओर अजीब रेखाएं हैं जैसे ऊर्जा की लहरें हों। ऐसा लगता है मानो यह कोई प्राणी नहीं बल्कि कोई शक्ति हो जो आसमान से उतरी थी। कुछ चित्रों में ये देवता अपने चारों ओर छोटे छोटे लोगों से घिरे हुए दिखते हैं, लोग जैसे उन्हें पूज रहे हों या उनसे डर रहे हों। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सब धार्मिक प्रतीक हैं, किसी प्राचीन अनुष्ठान या ट्रांस अवस्था में बनाए गए चित्र। लेकिन सवाल यह है कि वे आकृतियां इतनी अलग क्यों हैं? उनका आकार, उनका अनुपात, उनका हाव भाव, सब कुछ सामान्य इंसानी चित्रों से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे इन कलाकारों ने कुछ ऐसा देखा था जो हमारी दुनिया का नहीं था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये चित्र प्राचीन संपर्क के सबूत हैं, उस समय के जब बाहरी सभ्यताओं का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। तासिली के चित्रों में कई बार ऐसे यंत्र दिखते हैं जो किसी गोल पात्र या ऊर्जा स्रोत जैसे लगते हैं। कुछ में आकृतियां हवा में तैरती दिखती हैं, मानो वे गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हों। लेकिन अगर यह सब कल्पना है तो इतनी समानता अलग अलग गुफाओं में कैसे है? कई चित्रों में एक ही आकृति बार बार दोहराई गई है,
एक ही मुद्रा, एक ही रहस्यमयी हेलमेट। यह संयोग नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने अनुभव को दोहराया हो, किसी ऐसी मुलाकात को जो हमेशा के लिए उनकी स्मृति में बस गई। जब सूरज डूबता है और रेत पर लाल रोशनी फैलती है, तब तासिली एनाजर की दीवारें चमक उठती हैं। उन चित्रों में छिपे चेहरे जीवित लगने लगते हैं। हवा की हर लहर ऐसा महसूस कराती है जैसे वे गोल सिर वाले देवता अब भी वहां मौजूद हों, किसी और समय का इंतजार करते हुए। कहते हैं देवता आकाश से उतरे थे, उन्होंने इंसानों को ज्ञान दिया और फिर वापस चले गए। शायद तासिली एनाजर वही जगह है जहां वह मुलाकात हुई थी, इंसान और किसी और बुद्धिमान जाति के बीच पहली बातचीत। यह जगह एक साक्षी है उस रहस्य की जिसे विज्ञान आज भी समझने से डरता है। तासिली एनाजर सिर्फ पत्थरों का पठार नहीं, यह वह पुल है जो अतीत और अज्ञात के बीच खड़ा है, और इसकी हर दीवार फुसफुसाती है, हम अकेले नहीं थे। 3. ग्रीन सहारा। जब रेगिस्तान था स्वर्ग, आज जिस सहारा को हम बंजर, सूखा और मौत की घाटी कहते हैं, कभी वही जगह पृथ्वी का सबसे सुंदर बगीचा हुआ करती थी। रेत के नीचे छिपे हैं नदियों के निशान, झीलों के तल और हरियाली के वो सबूत जो बताते हैं कि कभी यहां जिंदगी फूटती थी, न कि मिटती थी। यह वो समय था जिसे अब वैज्ञानिक ग्रीन सहारा काल कहते हैं, यानी वह युग जब यह रेगिस्तान नहीं बल्कि स्वर्ग था। नासा के उपग्रहों और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के राडारों ने जब इस इलाके की गहराई को स्कैन किया तो रेत के नीचे से एक पूरा नक्शा उभर आया। वहां विशाल नदियां थीं जो नील और नाइजर से जुड़ती थीं, झीलें थीं जो कैस्पियन सागर जितनी बड़ी थीं, और ऐसी घाटियां थीं जहां हाथी, जिराफ और मगरमच्छ रहते थे। यह लगभग 12,000 साल पहले की बात है, जब मानसून उत्तर की ओर खिसक आया था और सहारा को जीवन मिला था। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। जलवायु बदली, मानसून पीछे हट गया, नदियां सूख गईं और झीलें भाप बनकर उड़ गईं। कुछ ही सदियों में यह बगीचा एक वीरान रेगिस्तान बन गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से हुआ, शायद 50 या 100 साल में। इतना तेज कि सभ्यताएं खुद को संभाल नहीं सकीं। गांव मिट गए, लोग पलायन कर गए और रेत ने सब कुछ निगल लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्राचीन नक्शों पर भी इस हरे सहारा का उल्लेख मिलता है। 16वीं सदी में तुर्की के एडमिरल पिरी रईस ने जो नक्शा बनाया था, उसमें अफ्रीका के इस हिस्से को नदियों और झीलों से भरा दिखाया गया है। और तो और कुछ पुराने यूरोपीय और अरब नक्शों में सहारा के बीच शहरों के चिन्ह बने हैं, जहां आज सिर्फ रेत फैली है। इन नक्शों की सटीकता देखकर सवाल उठता है, जब उपग्रह तक नहीं थे तब किसी को कैसे पता था कि इस रेत के नीचे नदियां हैं? क्या यह जानकारी किसी और पुराने स्रोत से मिली थी, या क्या किसी ऐसी सभ्यता ने ये नक्शे बनाए थे जो इस आपदा से पहले यहां रहती थी? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वह काल था जब इंसानों ने खेती और बसावट शुरू की थी, यानी सभ्यता का जन्म यहीं हुआ और फिर रेत ने उसे निगल लिया। पर कुछ शोध कहते हैं कि यह सब प्राकृतिक नहीं था। पृथ्वी की कक्षा में छोटा सा परिवर्तन इतना बड़ा असर नहीं डाल सकता था। यह परिवर्तन बहुत अचानक और बहुत गहरा था, मानो किसी बाहरी शक्ति ने जलवायु को झटका दिया हो। कुछ जगहों पर पिघले हुए पत्थर मिले हैं, जैसे किसी तीव्र ताप या विस्फोट ने उन्हें जलाया हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या कुछ और? कुछ लोगों का कहना है कि ग्रीन सहारा किसी प्रयोग का शिकार हुआ था, किसी ऊर्जा स्रोत या हथियार का प्रभाव जिसने पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी को मिटा दिया। पुरानी लोक कथाओं में भी कहा गया है कि आसमान से आग गिरी थी जिसने धरती की सांसें रोक दी। जब आप आज इस रेगिस्तान में चलते हैं तो हर कदम के नीचे उस हरे स्वर्ग के अवशेष हैं। उपग्रह चित्रों में जो रेखाएं दिखाई देती हैं वे किसी समय की नदियां हैं। हवा जब तेज चलती है तो कहीं कहीं से मिट्टी के नीचे से पुरानी झीलों की गंध तक महसूस होती है। यह रेत किसी कब्र से कम नहीं, सभ्यता की कब्र जो अब भी चुपचाप सो रही है। ग्रीन सहारा हमें यह याद दिलाता है कि धरती बदलती है लेकिन उसके निशान नहीं मिटते। आज जो रेगिस्तान है कल वही बगीचा था और शायद किसी दिन फिर हरा हो जाएगा।
कहते हैं सहारा मरा नहीं है, वह बस सो रहा है और उसके सपनों में अब भी बहती हैं वही पुरानी नदियां। 2. रिचैट स्ट्रक्चर, सहारा की आंख और अटलांटिस का रहस्य। सहारा के बीचों बीच मॉरिटानिया की सूनी धरती पर फैला हुआ है एक ऐसा आकार जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी दैत्य ने धरती पर अपनी मुहर लगा दी हो। चारों तरफ फैली सुनहरी रेत के बीच यह एक परिपूर्ण गोलाकार संरचना है जो इतनी विशाल है कि उसे पूरी तरह देखने के लिए आपको आसमान में जाना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री इसे दूर से पहचानते हैं। इसे सहारा की आंख कहा जाता है और विज्ञान इसे जानता है रिचैट स्ट्रक्चर के नाम से। यह संरचना लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी है, कई परतों में बनी हुई, जैसे कोई विशाल निशान या प्राचीन शहर की दीवारें। जो भी इसे पहली बार देखता है उसके मन में यही सवाल उठता है, यह इतनी सटीक गोल क्यों है? प्रकृति में इस तरह की परिपूर्णता दुर्लभ है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह किसी ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, एक गुंबद जो लाखों साल में हवा और बारिश से घिसकर यह रूप ले गया। लेकिन इस क्षेत्र में न तो कोई सक्रिय ज्वालामुखी मिला, न लावा का कोई प्रमाण। फिर यह अद्भुत समरूपता कैसे बनी? फिर कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी उल्का के गिरने से बना गड्ढा है, लेकिन रिचैट में ऐसा कोई निशान नहीं जो टक्कर का संकेत दे। पत्थरों में झुलसन या दबाव का कोई चिन्ह नहीं मिला। जैसे जैसे जांच बढ़ी, रहस्य और गहराता गया, तभी किसी ने एक पुरानी किताब खोली, प्लेटो के संवाद टिमाइयस और क्रिटियास। उसमें लिखा था कि अटलांटिस का नगर समुद्र से परे था, ग्रीस के पश्चिम में, जहां 3 जलवलयों से घिरा एक महान द्वीप था। वहां 3 जल के घेरे और 2 भूमि के घेरे थे, और वह नगर इतना अद्भुत था कि उसकी चमक सूरज को भी मात देती थी। उसका व्यास लगभग 127 स्टेडियम बताया गया था, जो आधुनिक माप में लगभग 23 किलोमीटर होता है। और रिचैट का केंद्रीय घेरा, हाँ वही, लगभग 23 किलोमीटर चौड़ा है। प्लेटो ने कहा था कि अटलांटिस हरक्युलिस के स्तंभों के पार था, यानी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के पश्चिम में, और रिचैट बिल्कुल उसी दिशा में। क्या यह संयोग है, या फिर यह वही शहर है जो समुद्र में नहीं बल्कि रेत में डूब गया? कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने इस संभावना पर काम किया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में रिचैट की परतें किसी प्राचीन वास्तुकला जैसी दिखीं। बीच के भाग में समतल क्षेत्र है, चारों ओर दीवारनुमा घेरों के साथ। कुछ जगहों पर पानी के बहाव के निशान हैं, मानो कभी यहां झील या नहरें रही हों। वैज्ञानिकों ने जब मिट्टी की जांच की तो पाया कि यहां समुद्री अवसाद मौजूद है, यानी कभी यह इलाका समुद्र के नीचे था। यह सब संकेत हैं, लेकिन सबूत नहीं। विज्ञान अब भी इसे प्राकृतिक कहता है, पर जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा वे कहते हैं यह प्रकृति नहीं, निर्माण है। यह किसी बुद्धिमान हाथ का काम है, किसी ऐसी सभ्यता का जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई। कुछ साजिश सिद्धांतकारों का दावा है कि रिचैट से रहस्यमयी विद्युत चुंबकीय संकेत निकलते हैं। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि अमेरिकी सैटेलाइटों ने इस क्षेत्र से अजीब रेडियो फ्रीक्वेंसी दर्ज की थी, लेकिन बाद में वे फाइलें हटा दी गईं। वहां जाने वाले यात्रियों ने भी कहा कि उनके कंपास और उपकरण वहां काम करना बंद कर देते हैं। क्या यह सच में वही खोया हुआ नगर है जिसकी याद प्लेटो ने छोड़ी थी, या यह किसी और सभ्यता की चेतावनी, किसी प्राचीन ऊर्जा केंद्र का अवशेष है? कोई नहीं जानता। लेकिन जब आप रिचैट की ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद अपनी आंख खोल रही हो और उसके भीतर छिपे अतीत को घूर रही हो। सहारा की यह आंख केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं बल्कि एक प्रतीक है। याद दिलाती है कि कुछ सच इतने पुराने होते हैं कि विज्ञान उन्हें झूठ मान लेता है, और शायद यही कारण है कि यह आंख आज भी जागी हुई है, चुपचाप देखती हुई उन रहस्यों को जो अब भी रेत के नीचे सो रहे हैं। एक नपटा प्लाया, रेगिस्तान का प्राचीन तारामंडल, सहारा के दक्षिणी किनारे पर मिस्र और सूडान की सीमा के पास एक ऐसा इलाका है जहां दिन में तपती हुई धूप पत्थरों को जलाती है और रात में आसमान तारों से भर जाता है। आज वहां सिर्फ सूखी धरती और रेत है, लेकिन कभी यहां एक झील थी, और उसी झील के किनारे हजारों साल पहले कुछ लोगों ने पत्थरों को इस तरह सजाया था
कि वे सितारों से बातें करते थे। यह जगह है नपटा प्लाया, वह स्थान जिसे कई लोग पृथ्वी का सबसे पुराना तारामंडल कहते हैं। साल 1974 में पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र की खुदाई शुरू की। शुरुआत में उन्हें कुछ साधारण पत्थर के घेरे मिले, लेकिन जब उन्होंने उनका अध्ययन किया तो सामने आया एक ऐसा रहस्य जो पूरी मानव सभ्यता को चुनौती देता है। उन पत्थरों का आकार और दिशा बिल्कुल उस नक्षत्र से मेल खाते थे जो उस समय आकाश में ओरियन कहलाता है, वही ओरियन जिससे मिस्र के पिरामिडों का भी गहरा संबंध माना जाता है। नपटा प्लाया के केंद्र में बना है एक छोटा पत्थर का घेरा जिसे कैलेंडर सर्कल कहा गया। यह सिर्फ कुछ मीटर चौड़ा है, लेकिन इसका अर्थ महासागर जितना गहरा। पत्थरों की दो जोड़ी रेखाएं सूरज के उगने और डूबने की दिशा में हैं, और उनके बीच का कोण बताता है कि यह पूरा ढांचा गर्मियों की संक्रांति का संकेतक था। यानी ये लोग सूरज की चाल मापते थे, मौसम का हिसाब रखते थे और समय को समझते थे। यह संरचना 7000 साल ईसा पूर्व की है, यानी स्टोनहेंज से भी 1000 साल पुरानी। लेकिन असली रहस्य उसके पास की पत्थर रेखाओं में है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जो ओरियन नक्षत्र के 3 तारों की स्थिति से मेल खाते हैं, और न केवल उनके स्थान से बल्कि उनके आपसी कोण और दूरी से भी, जैसे किसी ने आसमान को जमीन पर उतार दिया हो। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वह यह कि उन पत्थरों की पंक्तियां ओरियन के तारों के उस समय के झुकाव से बिल्कुल मेल खाती हैं जो 10,000 साल पहले था। यह सटीकता आधुनिक उपकरणों के बिना लगभग असंभव है। इससे कई प्रश्न उठे। क्या ये लोग साधारण पशुपालक थे या खगोल शास्त्री? क्या उन्होंने सच में आकाश का नक्शा बनाया था? और अगर हां, तो यह ज्ञान उन्हें कहां से मिला? क्या यह संभव है कि यह वही सभ्यता थी जिसने बाद में मिस्र की घाटी में जाकर महान पिरामिडों की नींव रखी? खोजकर्ताओं ने पाया कि नपटा प्लाया के आसपास कई और मेगालिथिक संरचनाएं हैं, सीधी पंक्तियों में खड़े विशाल पत्थर जो किसी उद्देश्य से रखे गए हैं। जब उन्हें आधुनिक सॉफ्टवेयर से मिलाया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि वे केवल दिशा नहीं बल्कि गति दर्शाते हैं, तारों की वार्षिक यात्रा। यानी यह न केवल नक्शा था बल्कि एक तरह का खगोलीय कंप्यूटर। और अगर ऐसा है तो यह मानव इतिहास की पहली वैज्ञानिक मशीन थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि नपटा प्लाया के निर्माता वही लोग थे जो बाद में नील की घाटी में बसे और जिन्होंने मिस्र की सभ्यता को जन्म दिया। उनके पास खगोल का ज्ञान था, गणना की समझ थी और आकाश को पढ़ने की क्षमता थी। उन्होंने समय को पत्थरों में कैद किया और धरती को आसमान का प्रतिबिंब बना दिया। आज जब आप उस जगह पर खड़े होकर रात का आसमान देखते हैं तो लगता है जैसे तारे अब भी उन्हीं पत्थरों से बातें कर रहे हों। हवा बहती है और हर दिशा से सुनाई देता है। यह रेत नहीं, यह इतिहास बोल रहा है। नपटा प्लाया इस बात का सबूत है कि इंसान ने ज्ञान की शुरुआत पत्थर से नहीं बल्कि सितारों से की थी, और शायद इन्हीं तारों से उसने अपनी नियति लिखनी सीखी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगले रहस्य में, क्योंकि सच रेत की तरह है, जितना दबाओ उतना उभरता है।